इज इट क्लियर? ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है इसकी जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पावर 4 की। अच्छा, आपको पता है बच्चे वायलेट लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है बताओ? कल बताई थी, लगभग अंदाजा 4000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर, और रेड लाइट की मैक्सिमम कितनी होती है बच्चे? 8000 एंगस्ट्रॉम। सुखवीर कौन ज्यादा स्कैटर करेगा, रेड या वायलेट? वायलेट। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चे, कोई बच्चा मुझे ये बताए रेड की वेवलेंथ वायलेट से डबल है, रेड की वेवलेंथ वायलेट से डबल है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जो रेड की इंटेंसिटी होगी वो वायलेट से कितनी कम होगी? रेड की वेवलेंथ डबल है, तो जो स्कैटरिंग है रेड की वो वायलेट से कम होगी या ज्यादा होगी? पहले तो ये बताओ। वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी। कितनी कम होगी? 16 टाइम्स कम होगी। कैसे पता चला? डबल है ना, मतलब क्या हो गई? हाफ। हाफ पावर क्या करनी है तुम्हें? 4 टाइम्स करनी है। इसको करने का तरीका है, धीरे धीरे नोट डाउन करते रहना। देखो क्या मैं लिख सकता हूं, लैम्डा आर इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ जी, टेस्ट स्किप कर रहा था तो फिर लाइट तो आना तो सुबह 8 बजे, सो नहीं पाए। हक ही नहीं अपने को सोने का, जो आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस हिसाब से। सुनो इधर, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है लैम्डा पावर 4 के। अगर किसकी है बोलो? वायलेट की, तो लैम्डा भी किसका लेना पड़ेगा? वायलेट। मान लो हमने कोई कांस्टेंट ले लिया और इसको इक्वल्स टू रख लिया, ठीक है, कोई कांस्टेंट ले लिया, कोई इज इट क्लियर? अगर मैं स्कैटरिंग कर रहा हूं रेड कलर की, तो वो लैम्डा किसकी होगी बच्चे? रेड कलर का, रेज़ टू पावर 4। लैम्डा आर की वैल्यू कितनी है? 2 दिस। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा आर की जगह मैं क्या लिख दूं? ट्वाइस ऑफ लैम्डा वी, पावर हाउ मच? 4। आई आर इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 4 कितना हो गया? 16 इंटू 1 अपॉन लैम्डा की पावर कितनी होगी बच्चे? 4। ये किसके बराबर होता है बताओ? 1 अपॉन लैम्डा 4 किसके बराबर है? इंटेंसिटी ऑफ विच लाइट? वायलेट लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज 1/16 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ विच लाइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है। बच्चे को लगता है वेवलेंथ डबल है तो इंटेंसिटी क्या हो गई? हाफ हो गई। हाफ नहीं होती, 1/16 टाइम। कॉपी कर लो बच्चे, करना सारा कंप्लीट हो गया। यही तो पूछ रहा था, पता नहीं कैसे से, यही तो पूछा था, कहते नहीं हुआ। ओके, उसके बाद आपके पास कितनी लाइट्स है बच्चे? 7 लाइट्स है। उनके बारे में थोड़ा सा अपन ने करना है। बताओ सीक्वेंस, गामा, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और उसके बाद देखो अगर व्हाइट लाइट पास करती है प्रिज्म से तो क्या बनते हैं? 7 कलर्स बनते हैं। क्या बोलते हैं उनको? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और स्पेक्ट्रम में भी उसे क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई एक कलर की लाइट पास कर रही है प्रिज्म से, फिर जो भी आपके डायग्राम्स बनते हैं, बिग बेंड करेगी, अवे टुवर्ड्स जो भी है वो बनेगा। ठीक है, ओके। ये जो स्पेक्ट्रम बनना है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? लाइट का स्पेक्ट्रम बन जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या बोलते हो? डिस्पर्जन, है ना? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नहीं, विजिबल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम नहीं, क्या बोलोगे? विजिबल स्पेक्ट्रम। ये भी 7 लाइट्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इन रेडिएशंस को, इन वेव्स को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हो इन्हें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ आ गई बच्चे? ओके, सबसे पहले
ये सारी की सारी वेव्स किस स्पीड से ट्रैवल करती है? 3 × 10⁸ सारी की सारी किस लाइन में चलती है? स्ट्रेट लाइन में। सारी की सारी क्या करती हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग। जो विजिबल लाइट का वायलेट, रेड, इंडिगो, ब्लू जो भी करता है ना, ये सारे वो सेम करते हैं। ठीक है जी, ओके। क्या ये वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है सारी? आरव जी, क्या लाइट वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है? पक्का। साउंड नहीं कर सकता, लाइट कर सकता। तो ये सारी लाइट्स क्या कर सकती है बच्चे? वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है बात? कोई दिक्कत? तो इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। सबकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। अंशी, अब बात क्या है बच्चे? हम बोलते हैं इनका अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं है ना। आप एक सिंपल सी बात है, आपने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, आप इसमें से लाइट पास करा, क्या लाइट पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई? तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होती। क्या होती है इन सबकी स्पीड? बोलो। सेम। कितनी? 3 × 10⁸। क्या ये मीडियम चाहिए इनको? नहीं। they can travel through vacuum, they all travel in a straight line, they show phenomena like reflection, refraction, total internal reflection and scattering. और last, they are not affected by electric and magnetic field. electric and magnetic field एक सिंपल सी बात है यार। मान लो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं यहाँ 2 बड़े मैग्नेट्स लगा दूँ, तुम जो मुझे देख रहे हो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नहीं है। हमारे लिए जो 2 सबसे ज्यादा जरूरी है वो कौन सी है बच्चे? यूवी रेडिएशंस और विजिबल लाइट तो आप पढ़ ही चुके हैं, और दूसरी कौन सी है? इंफ्रारेड। इसके सिवाय कोई भी आपके सिलेबस में नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। यूवी रेडिएशंस, एक तो सोर्स क्या है आपका? सन ही है यूवी रेडिएशंस का। दूसरा सोर्स क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक बोलो, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पता है सबको? प्रोसेस पता है सबको? जो वेल्डिंग करते हैं तो ग्लास रखते हैं साथ, जो वेल्ड कर रहे होते हैं वो लाइट देखनी नहीं होती आपको। क्यों नहीं देखनी होती? आंखों की रोशनी जा सकती है उस लाइट से, है ना? क्यों? क्योंकि उससे विजिबल लाइट नहीं निकलती। उससे कौन सी लाइट निकल रही है? अल्ट्रा वायलेट। हाँ, विजिबल भी निकल रही है, फ्लेम है वो, लेकिन उसमें से कौन सी रेडिएशन निकल रही है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये इतनी डेंजरस है जी, दूर से भी नहीं देख सकते आप, देखना ही नहीं है। गलत बात, आप अपना नुकसान कर रहे हो। इसकी साइड देखना ही नहीं है ना? गलती से भी नहीं, हाथ कर लेना है, आपकी विजिबल रेंज में भी नहीं आनी चाहिए। हर अल्ट्रा वायलेट लाइट की तरफ देखा गया जो पल होगा ना, वो तुम्हारी आंखों की रोशनी को कम करेगा, ये मान लीजिए। इसीलिए बच्चे को हमेशा क्या यूज करते हैं? ग्लासेस यूज करते हैं। जो वेल्डिंग शॉप पे बंदे काम करते हैं बच्चे, उनको आई प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। क्यों? कितना मर्जी कर लो यार, कभी ना कभी तो वो लाइट गिरेगी ना, जब 24 घंटे उसमें ही रहना। ठीक है, तो क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहाँ बन सकती है? एक सन में, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। ये कौन एब्जॉर्ब कर सकता है यूवी रेडिएशन? सिंपल सा मटेरियल है, कौन सा? ग्लास। सिंपल ग्लास रख लो, ब्लैक रखना ब्लैक रख लो, ब्लैक में ये हो जाएगा भाई विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट दोनों एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिंपल ग्लास रखोगे तो सिर्फ कौन सी एब्जॉर्ब होगी? अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्ब होगी, विजिबल लाइट रहेगी थोड़ी बहुत। कौन सी? ये वाली ना, ग्लास पे नहीं करती, ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो मैंने कहा भाई अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है ये रिफ्रैक्शन करती है, तुमने बोला ठीक है, तुमने एक प्रिज्म ले लिया, अल्ट्रा वायलेट लाइट पास की, इधर लाइट निकली ही नहीं। तुम बोलोगे यार ये तो करती नहीं है फिनोमेनन। करती तो है, लेकिन ग्लास अल्ट्रा वायलेट लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। तो अब अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए क्या यूज करो? क्या यूज करो? एक मटेरियल यूज करो जिसका नाम है, याद है? क्वार्ट्ज। किसमें यूज किया था ये? नाइट्रिक एसिड। किसमें यूज किया था ये? नाइट्रिक एसिड की एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन टावर में ऑल ग्लास अपरेटस या क्वार्ट्ज यूज करते हैं। तो ये थोड़ा यूवी के बारे में लिख लो। सन और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में बनती है, ग्लास इसको एब्जॉर्ब कर लेता है,
क्वार्ट्ज इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, तो यूवी रेडिएशन के लिए प्रिज्म कौन सा यूज करोगे? क्वार्ट्ज प्रिज्म। क्या यूज करोगे? क्वार्ट्ज प्रिज्म। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यूवी लाइट सबसे ज्यादा पास करेगी इससे क्वार्ट्ज। फिर से ले लिया ना टैब और फोन? नहीं लिया अभी? क्यों? तुझे पता नहीं भी मेरे से बात हुई है? ये तो पता चल गया होगा, पापा ने बता दिया था ये तो, और लिया नहीं है अभी? नहीं, मैंने लिया वापस। ये बताना, तेरा लेना तो भी जरूरी है, तो 6 महीने से ले ही रहा था टैब। अरे कश्मीर एक बटन और बंद कर लिया, अभी गर्मी कम लग रही होगी। क्लियर है? इसका यूज क्या होगा अल्ट्रावायलेट का? फॉर्म्स विटामिन डी इन ह्यूमन स्किन ना, हमारी स्किन में पता नहीं कैसे है, मेलानिन के साथ मिलकर ये क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। इसका एग्जैक्ट जो रीजन है, जो मैकेनिज्म है, वो आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, और इसका यूज क्या होता है? स्टेरलाइज करने के लिए। वेल्डिंग में तो ये बनती है, स्टेरलाइज करने के लिए, स्टेरलाइज, हाँ, बैक्टीरिया मार देता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह स्टेरलाइज करने हो ना, घी वगैरह स्टेरलाइज करने हो, खाने की चीजें, रैपर्स, कोई भी आपके पैकेजिंग गुड्स है, उनको स्टेरलाइज करना, तो उनको किस रेडिएशन से पास कराते हैं? यूवी रेडिएशन से पास कराते हैं, जर्म्स मार देते हैं। तो जर्म्स के साथ अपने को ही मारती है, स्प्रे कीड़ों को मार देती है, हम क्यों नहीं पीते? तेजाब डालते हो, तेजाब फ्लोर टाइल किसी पे भी डालो, जर्म्स मारता है ना तेजाब को, हम स्किन पे लगाते हैं, स्किन भी जुड़ती है। लिविंग थिंग जो है, किसी भी लिविंग थिंग को कोई भी हार्म करेगा वो सबके लिए हार्मफुल है। क्लियर है बच्चे ये चीज? क्या थोड़ी क्वांटिटी में आती है ना हमारे पास, तो ये ओजोन लेयर इसको रोक लेता है। ओजोन लेयर को कौन खराब कर रहा है? कौन? CFCs, क्या नाम है उसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उनकी जगह हम कुछ और यूज कर रहे हैं आजकल, अमोनिया यूज कर रहे हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। अरे शाबाश, सबको इतना याद रह जाता है यार, बड़े तेज हो। इंफ्रारेड रेडिएशंस बच्चे, है ना, इसका सोर्स कौन है बच्चे? सन है, प्लस कोई भी फ्लेम लगा लो, हॉट ऑब्जेक्ट लगा लो, जहां से हीट निकल रही है रेडिएशन के तौर पे, वहां से तुम्हें कौन सी रेडिएशंस निकलेंगी? इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ठीक है, विजिबल लाइट से जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो विजिबल लाइट की हीट नहीं है, वो कौन सी रेडिएशन है साथ में? इंफ्रारेड रेडिएशन। धरती से ट्रैप कर लेती है, एटमॉस्फेयर से ट्रैप कर लेता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, धरती गर्म रहती है रात को। लेकिन अब धरती से ट्रैप क्या कर रही है? ज़्यादा कर रही है, तो अब क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सबका कॉज कौन है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जीवन के लिए भी ज़रूरी है और धरती खराब करने में भी इसका सबसे बड़ा हमारा है, पर है ये रेडिएशन। ओके, ये भी ग्लास से एब्जॉर्ब होती है। इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? रॉक सॉल्ट। मतलब कहीं हीटिंग इफेक्ट आ जाए या रॉक सॉल्ट लिखा आ जाए तो समझ लो कौन सी रेडिएशन है? इंफ्रारेड। कहीं पे तुम्हें क्वार्ट्ज आ जाए, वेल्डिंग आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या बोलोगे आप? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लियर बच्चे? कभी फिजियोथेरेपी वाले के पास तुमने एक लाल कलर की लाइट वाला लैंप देखा है? जैसे है ना, हमारे पास जब है ये देखो बच्चे, ये सारी इंफ्रारेड थेरेपीज है बच्चे, ये सारी इंफ्रारेड थेरेपीज है ना। घुटनों में दर्द हो, गर्म कर देती है बच्चे उस बॉडी पार्ट, है ना। जैसे आपने घुटनों पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, इंफ्रारेड लैंप लगा लो, है ना। रोज़ थोड़ा थोड़ा उससे सेक करो, जैसे सेक बोलते हैं ना, थेराप्यूटिक पर्पसेस। गर्म पानी से भी सेक करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इज इट क्लियर?
लड़कियां देखे जा रही हैं। ये लैंप देखो ना मूरत से, ये देखो ये इंफ्रारेड लैंप होता है, ठीक है। पर तू क्यों देख रहा है, तू तो टैब पे देख ही रहा है। मैं रोज है ना एक सास की तरह इतने ताने दिया करूंगा ना तुझे इस बात के, देख तू नफरत हो जाएगी तुझे। हाँ जी क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है, थेरेपी के लिए यूज हो सकती है इंफ्रारेड, हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज हो सकती है। अच्छा इंफ्रारेड ज्यादा स्कैटर होगी या अल्ट्रावायलेट? अल्ट्रावायलेट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, वायलेट से भी कम है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ क्या है, रेड से भी ज्यादा है। तो जहां रेड लाइट यूज करनी है वहां उससे भी अच्छी कौन सी लाइट है, इंफ्रारेड रेडिएशन। नाइट फोटोग्राफी के लिए क्या यूज करो, इंफ्रारेड रेडिएशंस, है ना। फॉग में क्या यूज करो, इंफ्रारेड रेडिएशंस। वॉर सिग्नल्स किसके हो, इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत बहुत ज्यादा, तो इसकी जो स्कैटरिंग होगी वो क्या होगी, बहुत कम। रेड की कितनी थी वेवलेंथ लास्ट, 8000 या 800 नैनोमीटर थी ना। ये 800 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक इंफ्रारेड की वेवलेंथ होती है, वैसे बता रहा हूं। और यूवी की होती है 100 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की वेवलेंथ में, है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की वेवलेंथ में, इसलिए वो स्कैटर नहीं, वो स्कैटर नहीं। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ जी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे बढ़े। क्लियर है ये बात, ये करनी नहीं है। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स आपकी ट्रांसमिशन सिग्नल्स में ज्यादातर यूज होती है, मेनली इसमें ट्रांसमिशन सिग्नल्स में, जैसे मोबाइल फोन हो गया, है ना, जो भी आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गए। हर कोई क्यों यूज करते हैं माइक्रो और रेडियो, रिफ्रैक्ट, डेविएशन और स्कैटर, तीनों चीजें इनकी क्या होगी, कम होगी। रिफ्लेक्शन नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। किसका है, डेविएशन का, रिफ्रैक्शन का और किसका, स्कैटर। ठीक है बच्चे। बेटा रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स दिखाई देंगी। अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं, एक्सरेज फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, यूवी रेडिएशंस भी खराब कर सकती है उसे। अच्छा इंफ्रारेड रेडिएशंस तुमने कभी देखे बच्चे, नेगेटिव से फोटो को वो करना, बनाना नेगेटिव, पहले पुराने कैमरास होते थे उसमें नेगेटिव्स आते थे, डेवलप करना, फोटोज डेवलप करना, कभी देखे टीवी में या कभी जिस रूम में वो फोटोज डेवलप होती हैं उस रूम में रेड लाइट होती है हमेशा, रेड कलर, मूवीज में देखा होगा ये ज्यादातर। फोटोग्राफर है ना, बहुत सारी ऐसी फोटोज टांग रखी होगी उसने, लेकिन उस कमरे में कभी रोशनी नहीं होती, हमेशा रेड लाइट होती है। क्यों, क्योंकि हाँ जी लिक्विड में डिप करते हैं, जिंक सिल्वर आयोडाइड होता है वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चे क्या है आपका जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, ये वहां भी काम आता है। फोटोग्राफिक, जब फोटोग्राफर फोटो को डेवलप करता है किससे, नेगेटिव से, तो अगर वहां कोई और लाइट आ रही है तो फोटो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, ब्लर हो सकती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस कभी भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करते, कभी भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करते, इसलिए वहां पे उस कमरे में क्या यूज करते हैं, वो इंफ्रारेड लैंप्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं वो, इंफ्रारेड लैंप्स यूज करते हैं, ठीक है। कर सकते हो बट इंफ्रारेड इज मोर इफेक्टिव, रेड लाइट तो फिर भी इफेक्ट है। तो फोटोग्राफी आ जाए तो कौन सी लाइट होगी तुम्हारी, इंफ्रारेड। हीट आ जाए तो इंफ्रारेड, दूर भेजनी हो तो इंफ्रारेड, साफ सफाई वाली हो, स्टरलाइजिंग पर्पस, यूवी रेडिएशंस, विटामिन डी, यूवी रेडिएशंस, प्योरिटी ऑफ घी ऑयल, ये सब यूवी रेडिएशन, पैकेजिंग गुड्स को साफ करने के लिए यूवी रेडिएशन, ठीक है। लाइट देखने के लिए कौन सी है, कौन सी है बच्चे, बहुत नुकसान है, जा सकता नहीं, तू तो नहीं बनेगा। भगवान खुद आके भी कह देना भी मैं तेरे को हल्क बना दूं, भगवान नहीं भी बना पाएंगे। ओके ध्यान से सुनो,
उसका हाँ हाँ थर्मल विजन, जो ये नहीं होते यार, ये आपके वो थर्मोमीटर्स नहीं होते यार, वो सीधा ऐसे माथे पे लगा के टेम्परेचर चेक करते हैं, वो भी यही यार हीट। मैं समझ गया, जो गेम वगैरह में आपका ज़्यादातर होते हैं, गेम्स जब आप खेलते हो ना तो उसमें वो नाइट विजन या थर्मल ग्लासेस जैसा कोई एक ऑप्शन होता है, उसमें वो रेड येलो दिखाई देते हैं सारे, है ना। चलो वो एक्चुअल में वो कलर उसका रेड होता है बच्चे, आई डोंट नो आप गेम्स क्या है, मैंने नहीं देखे। पहले ना वो IGI होता था गेम, उसमें प्रॉपर होते थे, वो रेड कलर के दिखाई देते थे, है ना। और ऐसे भी अब जैसे गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, इनमें भी बच्चे आप ये इंफ्रारेड रेडिएशन से उनकी टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हो। जैसे जहाँ ब्राइट रेड कलर आ रहा है वहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। इवन आप ग्राउंड मैपिंग वगैरह जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह वो करते हैं ना, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट करना, जैसे कि कब क्या होगा, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो भी उससे आप इंफ्रारेड रेडिएशन से, हाँ जी, थर्मल कैमरा जिससे होता है उस तरह। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ लगभग आपका आप ये लगा लो लाइट यूनिट जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है अपनी। मैं एक दो टॉपिक कोई है तो देख देता हूँ, बाकी नहीं आ सकते। सुनो बच्चे, टॉपिक है मंडे को क्या है इसका, सुनना ध्यान से। मैं कुछ टॉपिक्स बोल रहा हूं, अगर हो गए तो बता देना। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म, पता है? एक लाइन क्या आ जाएगी, ऐसे फिर नीचे। हर डायग्राम सिंपल बनाना है तो मिनिमम डेविएशन वाला बना लेना, सौखा बन जाता है। अच्छा, इंसिडेंट को क्या प्रोड्यूस करो आगे, और इमर्जेंट को क्या प्रोड्यूस करो पीछे, जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन। अगला टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑन कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। मोर द वेवलेंथ लेसर द डेविएशन। ठीक है बच्चे, अब देखो कलर एंड वेवलेंथ है, अब स्पीड नहीं है। ठीक है, अब आप शुरुआत में जो स्पीड लिखते थे सिर्फ वो c/v फॉर्मूला वो वैसे ही रहेगा। बाकी बात करते हुए कोई ये नहीं कहेगा कि रेड की स्पीड ज्यादा है। क्या बोलोगे? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। अगला है कलर्स इन व्हाइट लाइट, पता है देयर वेवलेंथ रेंज, ये भी बता दिया मैंने आपको। ओके, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, न्यूटन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। व्हाइट लाइट कौन से कलर्स आएंगे उसमें? 7 कलर्स आएंगे उसमें। अच्छा, एक चीज बताओ, भाई बातें मत बोलोगे तो मैं फिर अगला चैप्टर शुरू कर दूंगा, नहीं आज हो सकता मैं ये सोचूं। ठीक है, ये आपके पास। अब मुझे बताओ 7 कलर यहां से बनेंगे यहां से बनेंगे? पहले से ये मेरे पास पहला आ गया, मान लो रेड है, वायलेट है, रेड, और सबसे नीचे कौन सा आएगा? ठीक है, बाकी सारे इसके क्या आएंगे? बीच में आएंगे। ठीक है बच्चे, अगर कोई पूछ ले A B C, A B पे क्या हुआ है? डिस्पर्जन। और A C पे क्या हुआ है? डिस्पर्जन भी रिफ्रैक्शन का पार्ट है। कई बच्चे बोल देते हैं A C पे भी डिस्पर्जन हुआ है, नहीं हुआ। कुछ बच्चे डिस्पर्जन को समझते हैं डिस्पर्स, दूर दूर होना, नहीं। डिस्पर्जन सिर्फ कहाँ हुआ है? पहले पे, बाकी सब पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट क्यों डिस्पर्स करती है? बिकॉज डिफरेंट व्हाइट लाइट हैज डिफरेंट कलर्स which have different wavelengths, so they are deviated at different angles. इसलिए हर कलर अपने एंगल पे डिविएट करेगा और हर कलर क्या होगा? अलग अलग। Is it clear? Is it clear? अच्छा, अगर प्रिज्म उल्टा लगा दो इसके साथ यहाँ पे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहाँ मुझे दोबारा कौन सी लाइट मिल जाएगी? व्हाइट लाइट, है ना। सीधा प्रिज्म जो काम करता है
उल्टा प्रिज्म सारे काम उससे क्या करता है, उल्टे करता है, सारे काम उससे क्या कर देता है, उल्टे करता है। कॉपी है ना तुम्हारे पास, लिख लो पेज नंबर 146, टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल पेज 146, टेबल यूवी विजिबल इंफ्रारेड, टेबल यूवी विजिबल इंफ्रारेड, टेबल यूवी विजिबल इंफ्रारेड, टेबल यूवी विजिबल इंफ्रारेड, सिर्फ 3 कर रही हैं आप, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड, डिटेक्ट किससे होती है इंफ्रारेड, बाय देयर हीटिंग प्रॉपर्टीज, बाय देयर हीटिंग प्रॉपर्टीज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, इफेक्ट करती है, क्या करती है, इफेक्ट करती है। ध्यान से सुनना बच्चों, एक्स रेज की जो फोटोग्राफ आती है, एक्स रेज की वो फोटोग्राफ है, हम बोल देते हैं क्या करवाया, एक्सरे करवाया, चलो एक्सरेज तो करवा दी, हम कहते हैं दिखा तेरा एक्सरे, है ना, हमारा एक्सरे नहीं है वो, हमारी क्या है, वो पिक्चर, वो हमारी क्या है, पिक्चर, ठीक है। चलो एक्सरे आपके हिसाब से क्या है, क्या प्रोसेस है, हमारी बॉडी से क्या पास कराई जाती है, एक्सरे, फिर फोटो कहाँ बन जाती है, अच्छा मुझे ये बताओ, जो फोटोग्राफिक प्लेट यूज करते हैं एक्सरे में, वो व्हाइट कलर की होती है या ब्लैक, ब्लैक होती है, तो जहां पे आप आ जाते हो उसमें वहां वो व्हाइट हो जाती है, ऐसे कैसे, बोन्स व्हाइट हो जाती है। फोटोग्राफिक प्लेट इज हाँ जी, फोटोग्राफिक प्लेट इज हाँ जी व्हाइट इन कलर, फोटोग्राफिक प्लेट इज व्हाइट इन कलर। अब यहाँ पे मान लो मैंने अपना हाथ रख दिया, यहाँ पे समझ आ गई, तो सिर्फ जहां जहां मैंने अपना हाथ रखा बच्चे, उस पार्ट को छोड़ के बाकी, मान लो ये इतना पार्ट क्या रहेगा बच्चे, व्हाइट, बाकी सब क्या हो जाएगा, ब्लैक, क्योंकि इस फोटोग्राफिक प्लेट को यूवी रेडिएशन ने अफेक्ट किया। इस पे यूवी रेडिएशन गिरते ही ये व्हाइट से फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो गई, ब्लैक हो गई, खराब हो गई, दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक्सरे, सॉरी यूवी नहीं, एक्सरे, यूवी भी कर सकती है ये काम, ठीक है, यूवी भी कर सकती है, बट यूवी रेज इज वेरी वेरी फॉर अस नहीं कर, समझ आ गई बच्चे। एक्सरेज भी है, कुछ हद तक एक्सरेज यूवी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है ना, इसीलिए जब तक चाहिए नहीं होता तब तक एक्सरेज यूज नहीं, डॉक्टर अवॉइड करता है। हम कहते हैं ले पागल है, जानबूझ के बुला रहा है कि जितने ज्यादा चक्कर काटेगा उतनी ज्यादा मेडिसिन देता रहूंगा मैं, है ना, एक्सरे करा ले पता लग जाएगा, डॉक्टर नहीं करा, क्योंकि डॉक्टर को पता है एक एक्सरे कराया उसका कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा बॉडी सेल्स को दोबारा रिपेयर होने में, इतना नुकसान होता है एक्सरे का। जो बंदा एक्सरे करता है तुमने देखा है, वो एप्रन पहनता है ना, जो एक्सरेज को अपने अंदर से पास नहीं करने देते, लेड एप्रन। ओके चलो, अब ये हड्डी है, ये वाइट रहेगी क्योंकि यहाँ से एक्सरेज पास नहीं कर पाए, बाकी हर जगह से एक्सरे पास कर गई। अब अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होता तो उसमें से कौन पास कर जाता है, एक्सरेज, वो पार्ट खराब हो जाता तो पता नहीं जाता। किसको, वो ऐसे लाइट की तरफ क्यों देखते हैं, तो साफ दिखने के लिए बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो ये हो गया है वाइट स्क्रीन पे लगा लेते हैं, साथ के साथ पता चलता, ज्यादा क्लियरली दिखाई दे, इसलिए। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वो ये साउंड वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स, बताता हूँ। डिवाइड तो देखा ही नहीं जाता है। अल्ट्रासाउंड करते तो वो ये नहीं करते, क्या करते हैं, वो एक लिक्विड सा लगा के उसके बाद वो जो घुमाते हैं तो उससे साउंड वाइब्रेशन जाती है अल्ट्रासोनिक, जैसे कोई पत्थरी वगैरह है उस पर लगेगी, वापस आएगी, वो कैच करेगा इको, और उसके हिसाब से जैसे इकोकार्डियोग्राम है ना, ईसीजी करते हैं जो, उसमें भी कौन सी मैकेनिकल वेव, साउंड वेव्स। बच्चे क्लियर है? हाँ जी, हाँ करते हैं। ओके क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? तो इस चैप्टर में ना
फालतू चीजें कुछ नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या करनी है, यूवी, विजिबल लाइट और कौन सी लाइट, और कौन सी लाइट, इंफ्रारेड। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके सुनो, तुम चुप हुए नहीं, मैं क्या करूँगा, वो भी बातें चल। क्या तुम्हारे अंदर कोई केमिकल कोऑर्डिनेशन है तुम्हारी बॉडी में? और कौन सी तरह की केमिकल कोऑर्डिनेशन? क्या तुम्हारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है? क्या तुम आज 4 चम्मच चीनी खा लो तो तुम्हारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी? क्या तुम 2 चम्मच नमक ज़्यादा खा लो, एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी? फास्ट फूड आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, लेकिन अगर आप आज फास्ट फूड ज़्यादा खा लो तो क्या बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे? एकदम से नहीं आते, है ना? स्टेज पे जाते हो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हाँ जी कांपते हैं ना, स्टेज पे जाते ही हाथ पैर, है ना, मुंह सूख जाता है ना? नहीं सूखता, चलो फिर ठीक है। जब स्टेज के बिल्कुल पास पहुंचने वाले होते हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस आने वाली होती है, बहुत बार टीचर को कहते हैं मैं वॉशरूम जाए, टीचर मजाक भी उड़ाता है, इसी टाइम जाना होता है तुम लोगों ने, गो कम बैक, ये वो बहुत बार ऐसा होता है। ये सब इसलिए होता है, अगर डर लग रहा हो, टेस्ट में नंबर अच्छे ना आए हो, घर जाना हो, घर जाके खाना खाना हो, घर वालों को भी नंबर नहीं बताए हुए हैं, है ना, पेट में अजीब ही होने लग जाता है, खाना अंदर जाता ही नहीं है, ऐसे लगता है कुछ खाएंगे तो गिर जाएगा। दिस इज ऑल केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये तुम्हारी बॉडी अपने आप केमिकली अपने आप को क्या कर रही है, सेट। ऐसे बच्चे प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। ये बड़े क्लेवरली प्लांट को केमिकली क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट। कुछ प्लांट हाइट बढ़ जाती है, कुछ प्लांट की विड्थ बढ़ जाती है, कुछ प्लांट छोटे रह जाते हैं, कुछ प्लांट बड़े रह जाते हैं। ये इनके जीन्स है। क्या ये इनके जीन्स है, ये जेनेटिक प्रॉपर्टीज है, हमने पढ़ा है। राउंड सीड्स, येलो सीड, रिंकल सीड्स किया था ना 2-4 महीने पहले, है ना? ओके, लेकिन इनमें भी जेनेटिक्स के बाद भी कुछ हार्मोन्स है प्लांट में जो उसको क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। जैसे प्लांट में हाइट कितनी जानी है, प्लांट की विड्थ कितनी बढ़नी है। तुम्हें पता है अगर प्लांट कोई बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ रहा है, साइडवेज ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, वजन हो जाएगा। प्लेट, वही तो कह रहा हूँ, वजन रख दोगे प्लांट ऊपर ना हो पाए। जो लोग विलेज से आ रहे हैं, अगर तुम ये आंसर नहीं कर पा रहे बच्चे, तो लानत सुनो। कोई प्लांट ऊपर नहीं, ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है, आपको उसकी ऊपर की ग्रोथ रोक के साइडवेज ग्रोथ करानी है, क्या करें? सीरियसली शर्म आनी चाहिए। क्या करेंगे, क्या तब पर से कट करेंगे? हाँ, मेरे काम भी है ना, इसलिए समझदार है। क्या कर देंगे, कंटेनर में, वही तो कह रहा हूँ, बंद कर दोगे वो ऐसे हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल सही कह रहा है भवन। आप उसकी जो टिप्स है उनको क्या करो, काट दो। जो टिप्स ग्रोथ कर रही है ना, अगर कोई प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है, आप उसकी टिप काट दो, है ना, प्लांट ऐसे ग्रो करने लग जाएगा। ये ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसकी टिप काट दो, प्लांट ऐसे ग्रो करने लग जाएगा। इसको काट दो, प्लांट ऐसे ग्रो करने लग जाएगा। बच्चे, घास जो होता है जब स्टार्टिंग में लगाते हो तो कितना दूर दूर लगता है ना? जो बाउंड्री वॉल बनाते हो ग्रीन कलर की, है ना, कोई भी प्लांट लगा के, वो कितनी क्या होती है, दूर दूर होती है। आप जैसे जैसे उसकी कटिंग करते रहते हो वैसे वैसे वो घनी होती रहती है ना? गांव वाले बच्चों को पता, पट्टे पता है ना, काटते हैं ना, जितनी बार उसे काटते हो उतनी ज्यादा वो क्या हो जाता है, फैल जाते हैं ज्यादा। क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि प्लांट हार्मोन है एक, वो प्लांट को ऊपर बढ़ा रहा है, आप उसको कम कर दो, वो साइडवेज ग्रो करने लग जाएगा। जड़ों का विकास कितना होना है? जड़ों का विकास जरूरी है, रूट ग्रोथ जरूरी है। क्यों? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल लेने के लिए। आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बताओ, रूट्स जरूरी है। आप कोई मुझे ऐसा एग्जांपल बताओ जब आप बोलोगे यार रूट्स तो ग्रो होनी चाहिए, रूट्स ग्रो नहीं हुई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सॉइल एरोजन को छोड़ दो, हम नहीं सोचते सॉइल एरोजन।
अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड। वेरी गुड। किसकी बात है? पोटैटो, है ना? पोटैटो के टाइम हम बोलेंगे यार ग्रो करना चाहिए भाई, जितनी ग्रो करे। स्वीट पोटैटो है ना? हम क्या खाते हैं? हाँ जी, कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, हम कहते हैं बढ़िया बात है, ग्रो करना चाहिए। तो ये भी एक प्लांट हार्मोन होता है। अब जो कैरेट और रेडिश है वो ऊपर ना बढ़ के ग्रोथ रूट्स में ज्यादा होती है, ये भी क्या है? तुम्हारा एक प्लांट हार्मोन है। हमने पिछली बार पढ़ा था सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब सीड क्या करता है? ग्रो करता है। तो यार ऐसे सीड को क्या कोई सपने आ रहे हैं अभी मेरे को अब कंडीशन मिल गई अब मैं ग्रो कर जाऊं? उसमें भी हार्मोन्स जो सीड डॉर्मेंसी को क्या करते हैं? तोड़ते हैं और सीड को क्या कराते हैं? जर्मिनेट कराते हैं। क्या कराते हैं? जर्मिनेट कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चे? जर्मिनेट। ओके, ध्यान से देखना बच्चे। सबने देखे हैं प्लांट्स? शाबाश, ठीक है। सबने देखे हैं प्लांट्स बच्चे? तुम्हें पता है प्लांट भी स्ट्रेस में आ जाता है। प्लांट भी किसमें आ जाता है? स्ट्रेस में आ जाता है। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? प्लांट स्ट्रेस में। ये सारे प्लांट्स किसमें? स्ट्रेस में। जाते हुए देख रहा है ये अपना भी भाई बड़े वाला प्लांट है, ये गर्मी की वजह से किसमें आ गया? स्ट्रेस में आ गया। क्या तुम प्लांट को देख के बता सकते हो कि प्लांट स्ट्रेस में है या प्लांट खुश है? बता सकते हो कैसे? अगर हरा भरा प्लांट है ना, बिल्कुल ग्रीन लीव्स है, बड़े बढ़िया खुले हैं पत्ते, है ना, पूरा लश ग्रीन है प्लांट, बड़ा फैल रहा है प्लांट अच्छे से, तुम्हें पता है प्लांट क्या है? खुश है। लेकिन अगर प्लांट के पत्ते हल्के से मुड़ रहे हैं, हल्का सा येलोइश कलर आ रहा है प्लांट के ऊपर, पत्तों की जो डेंसिटी है वो क्या है? कम है, थप्पड़ पड़ेगा। समझ आ गई ना? टेस्ट चेक करके सीधा पापा को मैसेज कर दूंगा तो ये नंबर आए बच्चे। ठीक है बच्चे, जब ऐसी कोई चीजें प्लांट के अंदर हो जाए, अपने फ्रूट्स क्या करे? गिरा दे, बिना मतलब का फ्लावर्स बना ले, है ना? मतलब रुत नहीं है, सीजन नहीं है, वेदर नहीं कह रहा फ्लावर्स निकालने, लेकिन प्लांट एकदम से फ्लावर निकाल देता है। ये सब क्या है? प्लांट शो करता है कि मैं किसमें हूँ? स्ट्रेस में हूँ, मुझे सही कंडीशंस नहीं मिल रही। तो स्ट्रेस में आते ही प्लांट अपने पत्ते क्यों गिराता है? क्योंकि उसे पता है मुझे अपना जो खाना है वो क्या करना है? सेव करना। पत्ते तो वैसे भी नहीं बना पा रहे हैं खाना, बनाते तो प्लांट स्ट्रेस में ना आता। किस बात की तैयारी? क्या हो गया? ठीक है, पत्ते तो वैसे ही खाना नहीं बना रहे, है ना? तो पत्तों को क्या करता है? प्लांट गिरा देता है। अगर प्लांट स्ट्रेस में आ गया, अगर एक प्लांट पीला पड़ गया बच्चे, वो अपने ऊपर फ्रूट्स नहीं रखे, फ्रूट्स भी अपने आप क्या करने लग जाएंगे? गिरने लग जाएंगे, है ना? विंटर में होता है बच्चे, समझ में भी होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इस साल जितने भी तुम्हारे सेक्टर्स के किसी के बाग है? बाग है? बाग है? कितना फल है इस बार? बहुत है, ना के बराबर, है ना? घूमने से बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। भवन, कितना फल है बाग में? बहुत कम है। क्यों कम है बच्चे? गर्मी ज्यादा पड़ी, प्लांट किस में आ गया? स्ट्रेस में आ गया। प्लांट को पता ही नहीं चला कि इतने सालों से जो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, एकदम से इतनी गर्मी हो गई। फ्लावरिंग बहुत ज्यादा थी, है ना? नॉर्मली प्लांट जितने फ्लावर्स उठाता है, फ्रूट बनाता है, उसने बनाए, लेकिन गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो फ्रूट सारे क्या होने लग गए? नीचे। ये सब कौन कर रहा है? और कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? और समझ आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे। देखो, अगर वो किस वजह से स्ट्रेस में आया है, आपने वो अगर जिस वजह से वो स्ट्रेस में आया ना, अगर आपने उसको टारगेट किया, मान लो प्लांट को ज्यादा पानी दे रहे हो, प्लांट खुश रहेगा? तब भी स्ट्रेस में आता है, पीला पड़ सकता है, तो उसका पानी कम कर दो। पानी कम दे रहे हो तो पानी बढ़ा दो। कोई फंगस है तो उसकी स्प्रे यूज करो। हो जाता है लेकिन टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है। नहीं, गर्मी अब जैसे ज्यादा गर्मी है तो आप उस पर स्प्रे कर सकते हो पानी से, फॉगर्स लगा सकते हो आप उसको। आप उसके जो नीचे का रीजन है उसे ठंडा रखने के लिए वहाँ आप पानी वगैरह डाल सकते हो,
है ना। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि जैसे हमें जान है, जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हमने वो कहते हैं ना, एक वो होली बना दिया प्लांट को कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ये करता है वो करता है। मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ऐसा होता है। प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जो प्लांट को क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं। वो सारे हॉर्मोन्स आपका पड़ेंगे आपके घर में। आप क्या करो, मैं इन्हीं प्लांट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। कितने दिन गर्मी थी जब तुम पहले आ रहे थे, ट्यूशन आ रहे थे, ट्यूशन की जब छुट्टियां की थी उससे पहले भी कितनी गर्मी थी। ये प्लांट को कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। 12 दिन हम चले गए, इनको पानी फिर भी दिया गया, हम नहीं आए कोई भी, यहाँ कोई नहीं आता था, ये रूम बंद पड़े रहते थे, है ना। ये प्लांट देखो पानी होने के बाद भी मर गए। प्लांट्स भी चाहते हैं कि उनके पास एनवायरनमेंट जैसा है वैसा रहे। आप घर के गार्डन में रोज एक चक्कर लगा लो, है ना, वो पौधे ठीक रहेंगे। आप 20 दिन उस गार्डन में चक्कर मत लगाओ, उसको बंद करके छोड़ दो, सिर्फ पानी जब देना उसको दे दो, उसमें जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आए। वो भी महसूस करते हैं, प्लांट्स भी महसूस करते हैं, ठीक है। सिटी पीपल, आप लोग तो चलो बहाना बना लेते हो, हमारे पास जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जगह तो बन जाती है। और जो गांव से आ रहे हैं बच्चे, आपको तो पर्टिकुलरली इस सीजन में एटलीस्ट 1 2 3 पौधे अपने घर पे लगाने चाहिए। और नहीं तो कोई फ्रूट का पौधा लगा लो भाई, आम लगा लो यार, बेस्ट है, तुम्हें फ्रूट ही देगा 5-4 साल बाद। ठीक है, क्लियर है बच्चे। कोई भी फ्रूट प्लांट लगाओ, लेकिन लगाओ तो प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन होती है, उसको क्या बोलते हो बच्चे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, प्लांट के ऊपर फल लग गया, उस फल को कब पकना है ये भी प्लांट डिसाइड करता है। इसका भी एक हार्मोन है, समझ आ गई। आजकल हम क्या कर रहे हैं, उस फ्रूट को क्या तोड़ लेते हैं, कच्चा तोड़ लेते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में उसे क्या दे देते हैं, वो हार्मोन दे देते हैं, और वो फ्रूट क्या करता है, पक जाता है, आर्टिफिशियली दे देते हैं। हम भी तो लेते हैं, इंसुलिन नहीं लेते, को प्रॉब्लम होती है ब्लड शुगर की, वो इंसुलिन लेते हैं। प्लांट को भी आर्टिफिशियल हार्मोन दिए जाते हैं। इसको तो बच्चे वही है ना भाई, हम इग्नोर कर दिया इसको बेचारे को, है ना। आज जब प्लांट की बात कर रहा हूं तब मैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, नहीं तो रोज इसके पास से निकलते हैं बच्चे। सारे हार्मोन्स बाहर से दिए जा सकते। मान लो मैंने घर पे एक ऐसा क्रॉप लगाई है जिसकी मुझे हाइट चाहिए, है ना। कोई एग्जांपल बता, ऐसी क्रॉप जिसकी मुझे हाइट चाहिए, भी बढ़ता ही रहना चाहिए। कोकोनट की हाइट चाहिए यार, कोकोनट तो इतना होता है ना तो और भी अच्छा होता है, ऐसे तोड़ लेता हूँ, चढ़ेगा कौन इतना ऊपर। सर उसके जैसे वो उतना ही है, तो इसका जो कोकोनट दूसरा होता है कम पानी, ऐसे मत बोलो यार, जो पता है वो बोलो। कोई शुगर केन, शुगर केन क्या होगा, लंबा होगा उतना अपने फायदा है, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जो चारा काटते हैं वो भी जितना ज्यादा लंबा जाएगा उतना हमारे लिए क्या है बच्चे, यूजफुल है। बैम्बू है ना, बैम्बू जितना लंबा जाएगा उतना अपने लिए क्या है, यूजफुल है। ओके, तो इसमें हम अगर बाहर से डालना है तो हम एक ऐसा हार्मोन डालेंगे जो इसकी ग्रोथ कराए, उसको बोलते हैं ऑक्सिन। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सिन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सिन बोलते हैं। ऐसे ही जिसमें हमें फैलाव ज्यादा चाहिए, हाइट ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे हमारे पास वीट है ना, चावल है, सरसों है, कॉटन है, फ्रूट प्लांट है, इनमें हमें साइड ग्रोथ चाहिए, है ना। अब आम का पौधा साइड जितनी मर्जी ग्रो करे हमारे लिए दिक्कत नहीं है बच्चे, लेकिन अगर ज्यादा हाइट में चला गया तो तोड़ने में, मेंटेनेंस में क्या होगी, दिक्कतें होगी, है ना। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, साइटोकाइनेंस यूज कर सकते हो, जिबरेलिन्स यूज कर सकते हो। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, आजकल तो वेदर प्रेडिक्शंस होती है। मान लो मुझे क्या है, मुझे लगता है भाई आज अगर मैंने अपनी जमीन में सीड्स नहीं डाले तो जमीन सूख जाएगी, लेकिन 3 दिन बाद बारिश बता सकती है। तो अगर सीड जमीन में डाल दिए, अगर बारिश आ गई तो वो ऊपर से जमीन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, और वो बीज जो है वो नहीं उगेंगे। आपसे आता है ना। अब क्या होता है बच्चे, प्रॉब्लम हो गई। अब अगर मैं एक दिन रुक जाऊं, है ना, और बारिश ना आए वो जमीन सूख जाएगी। लेकिन अगर मैं सीड भी ना लगाऊं, मतलब कि अगर मैं वेट करता रहूं कि चलो बारिश आ जाएगी, तो
सिस्टम सारा खराब हो जाएगा। लगा दिया सीड तो बारिश आ गई तो वैसे खराब हो जाएगा। तो आजकल क्या है, जो प्लांट हार्मोन सिक्रीट करके अपने सीड को क्या कराता, जर्मिनेट कराता, मैं उस हार्मोन को सीड के साथ पहले ही चिपका दूं, लगा दूं। तो जो सीड 3 दिन बाद जर्मिनेट करना था, अब वो सीड दूसरे दिन ही जर्मिनेट कर जाएगा। जब बारिश होगी तब प्लांट ऑलरेडी क्या होगा, जर्मिनेट, सीड ऑलरेडी क्या होगा, जर्मिनेट। समझ आ गई? तो हर जगह तुम्हारा प्लांट हार्मोन चलता है, इसको आप क्या बोलते हो बच्चे, केमिकल हार्मोन। अच्छा, रूट्स हमेशा पानी की तरफ जाती है, जाती है, धरती की तरफ जाती है रूट्स। हम कह देते हैं ग्रेविटी की तरफ जा रही है या शूट ऊपर जा रही है। यहाँ एक प्लांट बड़ा है, यहाँ से सनलाइट आ रही है ना, प्लांट अपने आप इधर मुड़ जाएगा सनलाइट। सनलाइट से दूसरी साइड प्लांट की क्या होगी बच्चे, कमजोर होगी, सनलाइट वाली स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, यहाँ प्लांट है ना, पानी का सोर्स वहां है, नदी जा रही है वहां पे, यहाँ प्लांट है, इस प्लांट की सारी जड़ें उस नदी के अराउंड ऐसे लंबी है। ठीक है, ये भी क्या है बच्चे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। टच मी नॉट प्लांट होता है ना, माय मौसा प्यूडिका बोलते हैं उसको साइंटिफिक नेम। उसको हाथ लगाओ, हाथ लगाते ही वो क्या करती है, सब बंद हो जाती है। मैं एक वीडियो भी भेजूंगा तुम्हें, ग्रुप पे देखो, जैसे ही उसके हाथ लगाते हैं पत्ते ऐसे मुरझा जाते हैं। क्यों? केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसे पता है। पिक्चर प्लांट, इंसेक्ट बैठते ही बंद हो जाता है, क्या, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो बच्चे आना बहुत जरूरी है। कल ये केमिकल कोऑर्डिनेशन 80% कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 पेज का ही चैप्टर है सिर्फ ये।